नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। प्रतियोगी छात्रों, आज से हम लोग इतिहास विषय आरंभ कर रहे हैं और यह इतिहास विषय लगभग आपके सभी जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं सब में आपके लिए उपयोगी है। तो आइए हम लोग आज से इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं। देखिए, पेट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम आज हड़प्पा सभ्यता आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है भारतीय इतिहास, भारतीय परंपरा, भारतीय राजनीति, हर चीज़ भारतीय संस्कृति का आधारशिला है। वास्तव में यहीं से हमारी भारतीय संस्कृति शुरुआत होती है। संस्कृति के मामले में अगर हम बात करें, जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, हमारी दिनचर्या आती हैं, जितना भी सब कुछ है उसकी आधारशिला आपको हड़प्पा सभ्यता से ही मिलेगी। तो आइए इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं उन बिंदुओं को देखते हैं। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहला बिंदु है, ठीक है, वो है हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। दूसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे हड़प्पा की खोज, दूसरा देखेंगे हड़प्पा क्षेत्र का विस्तार या उसका क्षेत्र, दूसरा इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, और अंतिम में प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन दोस्तों हम इन 4 भागों में इसे बांट के देखेंगे। सबसे पहला है हड़प्पा की खोज पढ़ेंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का कितना विस्तार रहा, कहाँ कहाँ है उसको देखते हैं, फिर उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं इसको अध्ययन करते हैं, फिर अंतिम में उसके प्रमुख स्थल की बात करते हैं। आइए तो पहली हेडिंग बनाते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह भारतीय पुरातत्व स्थल। भारतीय पुरातत्व विभाग, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसमें जो सबसे प्रमुख योगदान है वो है भारतीय पुरातत्व विभाग की। ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व जो विभाग है इसके पिता या संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, इसके पिता या संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन है, पिता कौन है, यह है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है, बहुत अधिक पूछा जाता है, किस वायसराय के समय, किसके कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो ध्यान दीजिएगा,
लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल है इनके कार्यकाल के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिएगा 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रमुख हैं, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस समझिएगा, 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रमुख हैं उनका नाम है जॉन मार्शल। (1921) में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रमुख है जॉन मार्शल, और इनके दो सहायक हैं, जिनमें से एक है आपके दयाराम साहनी, और दूसरे हैं आपके राखालदास बनर्जी। देखिए, दयाराम साहनी ने 1921 में, ध्यान दीजिएगा इसको, दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। इसको आप नोट भी करते जाइएगा साथ में, ध्यान दीजिएगा कई सेंटेंस में बोल रहे हैं कि दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। इसीलिए ध्यान दीजिए बच्चों कि पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, आपके दयाराम साहनी भी आएंगे और जॉन मार्शल आएंगे। क्योंकि लिए दयाराम साहनी एक सहायक हैं जो उस समय प्रमुख रहते हैं, जॉन मार्शल रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? यह है आपका 1921 में। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए इसका जो नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता रखा गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो आपके हैं राखालदास बनर्जी, इन्होंने 1921-22 में मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया। तो जो इसके दूसरे प्रमुख खोजकर्ता हैं वो है राखालदास बनर्जी। एक दिवसीय परीक्षाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी के जो प्रमुख हैं, उस समय हेड हैं इनके, वो है जॉन मार्शल। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी। और इनके जो प्रमुख हैं जॉन मार्शल। ये हड़प्पा सभ्यता से खोज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इस पे। अब है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार या क्षेत्र, विस्तार या उसका क्षेत्र देख लीजिए, या उसका क्षेत्र देख लीजिए। आइए अब देखिए, इसको ध्यान देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय में
उसका विस्तार कहाँ पे है, क्षेत्र कहाँ पे है। तो आइए इसको भी देखते हैं। वर्तमान में जो उसका विस्तार है 3 देश में है। 3 देश में है और उसका हम लगभग मोटा मोटा क्षेत्रफल भी देखते हैं। क्षेत्रफल या हम इसको एक समझने के लिए सीमाएं भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीमाएं। अब देखिए उसका विस्तार देखते हैं। 3 देश हैं। 3 देशों में देखिए कौन कौन से हैं। 3 देशों में जो सबसे प्रथम है भारत, दूसरा है आपका पाकिस्तान और अंतिम देश है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो 3 देशों में है। ध्यान दीजिएगा, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। भारत में देखिए, भारत में कितने राज्यों में इसका विस्तार है। जो सबसे प्रथम है जेके जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, फिर उसके बाद हरियाणा है, फिर आपका यूपी है। आगे देखिएगा इसमें, फिर 5वां राजस्थान, फिर राजस्थान है, गुजरात है और अंतिम में आपका महाराष्ट्र। इसमें ध्यान देने बात है कि आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब में तो है, लेकिन इन्हीं के बीच एक अगला राज्य, बीच में एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता नहीं। इसका ध्यान दीजिएगा, ये लोग अक्सर जो है बहुत मिसगाइड करें। इसी तरह देखिएगा, राजस्थान और गुजरात में तो है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में है, लेकिन बीच में मध्य प्रदेश, वहाँ अभी तक इसे कोई स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अभी सरकार ने उनको कोई मान्यता नहीं दी है। तो ये भारत के लगभग 7 राज्य हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। फिर आइए हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 राज्य हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। जो वहाँ का प्रथम राज्य है आपका पंजाब है, पंजाब है। दूसरा आपका सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है। और तीसरा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया। देखिए, अफगानिस्तान का जो आपका एरिया है, यहाँ के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे कि वहाँ पे आतंकवादियों संगठन का वर्चस्व है, जिसके कारण वहाँ कोई जानकारी मिलती नहीं है। वही वो पुरानी जानकारी 1-2 हैं। तो बस आप इतना जानिए कि हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान में विस्तार है, बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ का इंडिविजुअल कोई आपके क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा उसके पास जानकारी नहीं है। तो ये उसके एक तरह से 3 देशों में विस्तार है। अब आइए थोड़ा सा इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी सीमाएं देख रहे हैं। ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है।
आइए देखते हैं। उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उस स्थान का नाम है, उस स्थान का नाम है मांडा। मांडा, ध्यान दीजिएगा, जो प्रयागराज के निवासी हैं वो मांडा आपका दक्षिणी शहर में है, उसे मत समझ लेंगे। नैनी के बगल में मांडा, वो मांडा नहीं है। ये मांडा जो आपको पड़ेगा J&K, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। और जो नदी है, ये नदी है आपकी चिनाब नदी है। तो मांडा जो स्थान है J&K में, ये हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा बताता है। यह आगे आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। पूर्व का जो स्थान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में जो पड़ेगा, जो जिला पड़ रहा है मेरठ पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मेरठ यूपी। यूपी वाले ध्यान दीजिएगा, यूपी स्पेशल का पिट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये अक्सर लोकल क्वेश्चन पूछता है। मेरठ में है। नदी देखिएगा, हिंडन नदी, हिंडन नदी है, ये हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर जो मेरठ में है, ये हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को बताता है। दक्षिण में देखिए इसका एक स्थान है, यह है दैमाबाद। यह है दैमाबाद, यह वर्तमान में आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये वर्तमान में आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। नदी देखिए कौन सी है यहाँ पे, नदी आपकी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी। तो जो दैमाबाद स्थान है महाराष्ट्र में, ये हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा को हमें बताता है। पश्चिम में स्थान देखिए, पश्चिम में जो स्थान है इसका नाम है सुतकागेडोर। ध्यान दीजिएगा, सुतकागेडोर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए इसका नाम है सुतकागेडोर। अब ये वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो वर्तमान में पड़ेगा आपको बलूचिस्तान में पड़ेगा। ये बलूचिस्तान में पड़ेगा। बलूचिस्तान आपका पाक में है या पाकिस्तान में है, ध्यान दीजिएगा। नदी देखिएगा यहाँ पे, नदी जो है ध्यान दीजिएगा, एक कोई क्षेत्रीय नदी है वहाँ की या बरसाती नदी है जिसका नाम दाक्स नदी है। ध्यान दीजिएगा, नदी दाक्स नदी है, लेकिन ये सिंधु की सहायक नदी है। ये सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए कभी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपसे दाक्स नदी तो नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे सिंधु नदी पूछ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा है वो किस नदी के किनारे है, वो सिंधु नदी के किनारे है। तो वो देखिए आपने उसका विस्तार देख लिया और हड़प्पा सभ्यता की ये सीमाएं हो गई। अब अगला पॉइंट हम आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषता। इस पर ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषता। और इस बात को सब लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सांस्कृतिक आधारशिला है वो हड़प्पा से ही है। जितने हमारे धार्मिक संस्कार हैं उसकी शुरुआत वहीं से मिल जाती है। वृक्ष पूजा हो, नाग पूजा हो, स्वास्तिक का चिन्ह हो, कर्मकांड हो, इनके सारे साक्ष्य आपको हड़प्पा से मिल जाते हैं। वस्त्र निर्माण हो, ये सारे साक्ष्य आपको हड़प्पा से मिलते हैं। आइए देखते हैं सांस्कृतिक विशेषता।
सांस्कृतिक विशेषता देखते हैं। ये जो है देखिए सांस्कृतिक विशेषताएं में कई हैं, इसमें हम समाज भी पढ़ेंगे, शिक्षा भी पढ़ेंगे, ठीक है, धर्म में भी देखेंगे, उनका व्यवसाय भी देखेंगे, तो सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आइए उनका समाज देखते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, हम हड़प्पा समाज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हड़प्पा शब्द नहीं लिखे, केवल समाज लिख रहे हैं। तो हड़प्पा का जो समाज है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो शब्द हम लिख रहे हैं, एक वर्ण होता है, एक वर्ग होता है, ठीक है। जो वर्ण होता है इसका जो अर्थ होता है जाति, और जो वर्ग होता है ये आपका आर्थिक पक्ष होता है, आर्थिक पक्ष होता है, ये आर्थिक पक्ष होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ण है और दूसरा वर्ग है। जो वर्ण का अर्थ होता है वो जाति से होता है, ठीक है, और वर्ग का जो अर्थ है वो आर्थिक पक्ष से होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका हड़प्पा समाज है यहाँ पे वर्ण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वर्ण नहीं है, हड़प्पा समाज में वर्ण नहीं है, वर्ग विभाजित समाज है। वर्ग विभाजित समाज है, इसका ध्यान रखिएगा, वर्ग विभाजित समाज है। और इसमें भी 4 वर्ग हैं, इसमें भी 4 वर्ग हैं। विद्वान वर्ग, या कहीं कहीं से पुरोहित भी लिख देते हैं। जो सबसे ठीक है, विद्वान वर्ग है, पुरोहित वर्ग है। फिर उसके बाद दूसरा है आपका योद्धा वर्ग, तीसरा है आपका उत्पादक वर्ग, और जो चौथा है वो आपका श्रमिक वर्ग। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा जो समाज था वहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ग व्यवस्था थी, और समाज 4 वर्गों में बटा था। विद्वान वर्ग था, योद्धा वर्ग था, उत्पादक वर्ग था और श्रमिक वर्ग था। अब आइए हम अगला इसे में देखते हैं। अगला हम इनका भोजन देख लेते हैं। हड़प्पा लोगों का भोजन क्या था, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा के अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं विज्ञान द्वारा, हड़प्पा के लोग सर्वाहारी थे। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा लोग सर्वाहारी थे। सर्वाहारी का मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे ये। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, मतलब शाकाहारी में मुख्यतः जौ है, गेहूं है, चावल है, आज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ये मांसाहारी भी थे। मांसाहारी में जो इनको साक्ष्य मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, वहाँ मछली के साक्ष्य व्यापक स्तर पर मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, मछली के साक्ष्य बहुत ही व्यापक स्तर में मिले हुए हैं। तो हड़प्पा का लोगों का जो भोजन था वो सर्वाहारी था, शाकाहारी भी लेते थे और मांसाहारी भी लेते थे। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा, वस्त्र। जो वस्त्र है किसी भी समाज के लिए एक सांस्कृतिक श्रेष्ठता को लोग अक्सर थोपने का प्रयास करते हैं। आप लोग जैसे ध्यान दिए होंगे कि जब ब्रिटेन का या इंग्लैंड का यहाँ पे साम्राज्य था तो अपने कोट पैंट का उन्होंने यहाँ पे वर्चस्व दिखाया था। आइए वस्त्र का भी यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिएगा, जो हड़प्पा के लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कपास की खेती करते थे। कपास की ये खेती करते थे, ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती करते थे और उसी से अपना वस्त्र निर्माण करते थे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे जो प्राचीन उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग है, वो आपका वस्त्र उद्योग है। प्राचीन इतिहास में, वर्तमान आज की डेट तक की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आज की डेट तक है कि भारत में जो सबसे अधिक रोजगार मिले हैं वो आपका वस्त्र उद्योग में मिले हैं। हड़प्पा में देखिए वस्त्र उद्योग था, आपका गौतम बुद्ध के समय वस्त्र उद्योग था, दिल्ली सल्तनत में वस्त्र उद्योग था, जिसमें से आपने कबीर का नाम सुना होगा कि वो जुलाही थे मुगलों के समय, और अंग्रेज तो यहाँ पर आए थे कपड़ा का व्यापार करने के लिए, कपड़ा और मसालों का व्यापार कर रहे हैं। और जो हमारा कपड़ा होता था उस 17वीं शताब्दी में ये डॉलर का काम करता था। डच के लोग यहाँ से कपड़ा ले जाते थे और इंडोनेशिया में उसे डॉलर की तरह प्रयोग करते थे, वहाँ कपड़ा देने के बाद उन्हें मसाला मिल जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भी भारत में जो लोग सबसे अधिक रोजगार पाते हैं उद्योग में, वो आपका कपड़ा उद्योग है पूरा का पूरा, इसका ध्यान रखिएगा। अब आइए हम स्थापत्य देखते हैं। स्थापत्य देखिए, जो लोग ना जानते तो ध्यान दीजिएगा, स्थापत्य से मतलब आपके भवन निर्माण से है, ठीक है, पुल का निर्माण है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो इनको हम लोग स्थापत्य बोलते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग स्थापत्य। देखिए, जो हड़प्पा शहर थे ये नियोजित शहर थे, ध्यान दीजिएगा भैया, हड़प्पा के जो शहर थे ये नियोजित शहर थे। ये नियोजित शहर थे। अब ध्यान दीजिएगा, जिनको मान लीजिए नियोजित शहर ना पता हो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, बस्तियां दो तरह से बसती हैं, एक नियोजित होती हैं, एक गैर नियोजित होती हैं। जैसे नियोजित शहर उन्हें कहा जाता है जब किसी संस्था द्वारा लोगों के रहने से पहले वहाँ पे बहुत अच्छे से पहले घर का निर्माण किया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, सीवर लाइन बनाई जाती हैं, विद्युत बनाए जाते हैं, विद्युत की तारें लगाई जाती हैं और जल निकासी की बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती है, तो उनको नियोजित शहर बोलते हैं। और गैर नियोजित शहर ऐसे होते हैं कि जहाँ लोग ज़मीन लेकर तुरंत रहने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़मीन लेकर तुरंत रहने लगते हैं, उनके पास सीवर लाइन, विद्युत की व्यवस्था, जल आपूर्ति की कोई खास व्यवस्था नहीं होती, सड़कें कच्ची होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नियोजित और गैर नियोजित पर ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता के लोग नियोजित शहर बसाते थे, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो नियोजित शहर बने थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। और वर्तमान में हम लोग जो आज हैं अपने आप को विकसित मानते हैं, हमारे पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए, कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए, नहीं 80% से अधिक, ये कोई एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, ध्यान दीजिएगा भैया, कोई एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। 80% से अधिक हमारे शहर गैर नियोजित हैं, कोई नियोजित बत नहीं है। लोग ज़मीन खरीद के रहना शुरू कर देते हैं और जहाँ जैसे फिर बाद में आप देखते हैं काफ़ी दिक्कतें उसमें आती हैं। लेकिन उस मामले में हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत आगे थे, उनके जो शहर थे वो नियोजित शहर थे। इनकी एक विशेषता और सुनिएगा, नियोजित शहरों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, इनके जो सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटती हैं, इस तरह ध्यान दीजिएगा। जितने भी आपके नियोजित शहर होते हैं उनकी जो सड़कें होती हैं वो सब एक दूसरे को 90 अंश के कोण में काटती है। जैसे उसका उदाहरण बता रहा हूँ कि आप जिस भी शहर में रह रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जिस भी शहर में रह रहे हो, अगर उस शहर में सिविल लाइन का एरिया रहा हो, ध्यान दीजिएगा, सिविल लाइन वो इलाका था जो ब्रिटिश लोगों ने अपने रहने के लिए बसाया था। अगर आपके शहर में सिविल लाइन वाला एरिया हो तो वहाँ जाकर गौर देखिएगा, वहाँ के जितने भी सड़कें रहती हैं
सब एक दूसरे को 90 अंश के कोण में काटती हैं। इसका ध्यान रखिएगा। तो जो नियोजित शहर होती हैं उनकी जो सड़कें होती हैं वो लगभग एक दूसरे को 90 अंश के कोण में काटती हैं।